तरीके से क्लासिफाइड है माय डियर फ्रेंड्स। पहला तरीका है जहां हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, कि इकोनॉमी के अंदर जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल का मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको ओन कौन कर रखा है, हाँ, हु इज ओनिंग देम। एंड दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ माय डियर फ्रेंड्स, अपने बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि कितनी डेवलप्ड है कोई इकोनॉमी, कितनी डेवलप्ड है कोई इकोनॉमी। फ्रेंड्स, अगर बात होता है ओनरशिप ऑफ कंट्रोल का, तो इकोनॉमीज तीन तरीके की होती है। ओनरशिप ऑफ कंट्रोल का अगर बात करें तो इकोनॉमीज जो होती है वो तीन तरीके की होती है। वो तीन तरीके की क्या इकोनॉमीज होती है, मैं एक एक करके आपको समझा देता हूं, सुनना और फोकस करना बात पर। पहला होता है माय डियर फ्रेंड्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड। सुनते जाइए, आप लोगों को सब समझ में आएगा, हाँ, रिलैक्स। और फ्रेंड्स, अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट का बात करें किसी भी इकोनॉमी का, तो डियर फ्रेंड्स दो तरीके की इकोनॉमीज होती है दुनिया में लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अनुसार। अगर लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अनुसार माने तो देयर इज वन इकोनॉमी कॉल्ड अंडर डेवलप्ड, देयर इज समथिंग कॉल्ड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है ना। हमारा जो प्राइमरी फोकस ऑफ डिस्कशन है, हमारा माय डियर फ्रेंड्स जो प्राइमरी फोकस ऑफ डिस्कशन है वो किस पर है। हम लोग जो जर्नी करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, हम लोग प्राइमरीली जर्नी किसके रिलेटेड करने वाले हैं। हम लोग अभी जो शुरुआत करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक इनिशियली अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओनरशिप एंड कंट्रोल का मतलब क्या होता है सर, मतलब इकोनॉमी के अंदर जो भी गुड्स है, हाँ, जो भी रॉ मटेरियल्स है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो किसके पास है, लैंड जो है वो कौन ओन कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को बताया दिया गया है ऑलरेडी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम लोग तीन बातों के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर तीन चीजों के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। नंबर वन कैपिटलिस्ट, नंबर टू सोशलिस्ट, एंड नंबर थ्री मिक्स्ड। आइए थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के सिलेबस या करिकुलम में क्या है, मतलब क्या क्वेश्चंस आएंगे, सुनना आप लोग। सबसे पहले तो स्ट्रेट अवे वो बता दूं, इन तीनों इकोनॉमी से आपसे पूछा जा सकता है इनका फीचर्स, मतलब क्या है ये इकोनॉमी, वो पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा जा सकता है कि इस इकोनॉमी के होने के फायदे क्या है, या ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम के होने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, फायदे या नुकसान। ठीक है, ये तीन अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इनके फायदे या नुकसान ये पूछा जा सकता है कहीं से भी। मतलब सर आप बोल रहे हो टोटल तीन बातें। पहला, इन तीनों में से क्या पूछा जा सकता है, पहला इनका फीचर्स, दूसरा इनका मेरिट्स, और तीसरा इनका डीमेरिट्स। ठीक है ना। तीसरा जो हो गया वो माय डियर फ्रेंड्स इनका डीमेरिट्स हो गया। सर ये बात तो हमें समझ में आ गया, सर ये बात तो हमें समझ में आ गया। आप आगे बात करना स्टार्ट करिए सर। अब आप लोग ये समझना, अब आप लोग बात को समझना, यहां हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, करेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स एक तरफ और होता है बात जिसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, एक होता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट में अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, और एक होती है डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है ना, एक होती है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और एक होती है डेवलप्ड इकोनॉमी। तो सर इसमें क्या है अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड का, देखो अंडर डेवलप्ड को डेवलपिंग भी बोलते हैं, पर वो सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इकोनॉमी को फिर से समझना, दो तरीके से बांट सकते हैं। एक कि रिसोर्सेज के ओनर्स कौन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स कौन है, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ कि इकोनॉमी किस हद तक डेवलप्ड है, किस हद तक डेवलप्ड है। वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, पर उसको भूल जाइए। अभी अभी जो डिस्कशन और नेक्स्ट क्लास का जो डिस्कशन है वो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस्ड रहने वाला है ऑन ओनरशिप बेसिस। ठीक है, चलिए अब आप लोग बात को समझिए। तो जैसा मैं कह रहा था कि ओनरशिप के बेसिस पर इकोनॉमीज क्या हो गई, कैपिटलिस्ट हो गई, सोशलिस्ट हो गई और मिक्स्ड हो गई। ठीक है कि नहीं है जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब सर जरा और बताओ हमें इसके बारे में। मैं बोला सुनना आप लोग बात, मैं बोला सुनना आप लोग बात। बिफोर आई गेट इनटू द एक्चुअल इकोनॉमिक्स ऑफ थिंग्स, मैं आपको इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इसका इतिहास, इसका स्टोरी, इसका हिस्ट्री ये शेयर करता हूं आपके साथ। बहुत मजा आने वाला है। ये जो आपको दिख रहे हैं इनको आपने पहले भी मुलाकात कर चुके हैं, एडम स्मिथ साहब। ही इज एडम स्मिथ। ये जो है जिनका जिनका फोटो आपको बाजू में दिख रहा है, ही इज एडम स्मिथ।
सर एडम स्मिथ का फोटो यहाँ क्या काम कर रहा है? ये तो वही है ना जिन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दिया था, फर्स्ट डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था। जी हाँ, एडम स्मिथ। तो सर एडम स्मिथ के बारे में आप इस क्लास में यहां पर क्यों डिस्कस कर रहे हो? मैं बोला सुनो, बिकॉज जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, क्या होती है वो तो मैंने बताया नहीं है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया दुनिया में 17वीं सेंचुरी के लगभग आसपास इन्होंने दिया था। तो फर्स्ट टाइम जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, पैसा 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 पैसा, है ना, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, ये एडम स्मिथ फर्स्ट टाइम लेकर आए थे दुनिया के अंदर। ओह सर, ये बात हमें नहीं पता था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ेंगे डिटेल में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। बट सर अगर आप लोगों को जानना है कि व्हाट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक सिंपल भाषा में समझना है, तो मैं आपको बताता हूं। चिंता ना करें, फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट सब होगा। अभी मेरे को एक फ्लेवर देना है इनटू द थिंग्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा इकोनॉमी जैसे यूएसए आज, जो कि फुल्ली या टू अ लार्ज एक्सटेंट ओन्ड बाय प्राइवेट बिजनेसमैन है और कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट बिजनेसेस है। मतलब यहां पर जो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, वो प्राइवेट पीपल या प्राइवेट बिजनेसमैन ओन करते हैं। हाँ गवर्नमेंट है इस इकोनॉमी में, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट नहीं है, पर जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट मेनली रेगुलेटरी रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, कोई चीटिंग किया तो पनिशमेंट देता है। दिस इज व्हाट द मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट इन सच एन इकोनॉमी इज। ठीक है, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मैं 2 बार 3 बार चेक कर लिया यहां पर। रोंकिता, रचित, आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि सर अब डेवलपिंग क्यों नहीं लिखे। मैं यही बोला ना कि उस पर आऊंगा। जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है उन्हीं को डेवलपिंग बोला जाता है। ठीक है, अभी उसके बारे में परेशान मत हो। ठीक है, जब जरूरत होगा तब बता देंगे, करेंगे डिस्कस डिटेल में, पूरा एक क्लास उस पर लगाएंगे। ठीक है, अभी सुनिए आप लोग बात को। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, एडम स्मिथ साहब ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में कहा था, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या समझाया उन्होंने, एक ऐसा इकोनॉमी जिसको प्राइवेट बिजनेसमैन ओन एंड कंट्रोल करते हो। प्राइवेट बिजनेसमैन ओन एंड कंट्रोल करते हो ऐसी इकोनॉमी को। अच्छा, जी हाँ बिल्कुल। इस इकोनॉमी का खास बात मालूम है क्या है? यहां पे राइट ऑफ इनहेरिटेंस है। इस इकोनॉमी का खास बात है, यहां पर राइट ऑफ इनहेरिटेंस है। सर हमें समझ में नहीं आया। माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है कि आप के बाद आपके जो फ्यूचर जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं, आप अपना प्रॉपर्टी को उनको ट्रांसफर कर पाओगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ये पॉसिबल है। तीसरा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। हम लोग बात करेंगे इन सब शब्दों के बारे में। अभी मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को कि व्हाट दिस इकोनॉमीज आर। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन मतलब आपको जो बिजनेस ओन करना है, जो रिसोर्सेज ओन करनी है, आप ओन करिए, आपकी मर्जी है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओन करने हैं वो आप ओन करिए, आपकी मर्जी है। आपको जो काम करना है, जो चीज पढ़ना है करिए, जब तक वो लीगल है, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। एंड फोर्थ, ये इकोनॉमी जो है ना, गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव है। यहां पे जो बिजनेसमैन सर्व कर रहे हैं ना, दे आर गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव। हाँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में जानने के लिए बहुत है, पर क्योंकि मैंने इंट्रोड्यूस किया अभी अलग अलग लोगों को जिन्होंने इन इकोनॉमीज का कंसेप्ट को दुनिया के सामने लाया, इस वजह से मैं बस बेसिक आइडियाज दे रहा हूं आप लोगों को। फ्रेंड्स, एडम स्मिथ वाला जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया है, सभी को समझ में आया क्या? यो और नो, बहुत बेसिक फंड है, फिर भी पूछ रहा हूं, यो और नो एवरीबॉडी, कंफर्म करिए फटाफट सबको ही। वेटिंग एवरीबॉडी। ओके, रचित says yo yo, Nupur okay, Ronkita says okay, yo, very good. Akshita says yo, all right. चलो ठीक है फ्रेंड्स, बातचीत को शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आई मीन माय डियर फ्रेंड्स, इतिहास में ना मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दूंगा, सुनना। हाँ, कुछ बातें मैं बताऊंगा आज क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है इसका। कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो सच बता रहा हूं कि एग्जाम में नहीं आएगा, नई सिलेबस में है, बट इकोनॉमिक्स से जो प्यार होता है ना, वो ये सब बातें जानकर ये होगा। खैर सुनते जाना आप लोग बात।
तो ये सब जो मैं बताया ये तो सीधा काम का है कि प्राइवेट बिजनेसमैन इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं प्रॉफिट मोटिव के साथ। ठीक है, ये एडम स्मिथ का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। माय डियर फ्रेंड्स, उसी दौरान ये सब जो बातें हो रही है ना, जो हम लोग बातें कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी के आसपास का, ईयर 1700s, हाँ 1750s 1780s का। इसी दौरान एक और रिवॉल्यूशनरी थिंकर का जन्म हुआ। चलिए उनकी आइडियोलॉजी को हम लोग समझते हैं। कार्ल मार्क्स, ये जो जिनको आप देख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं कार्ल मार्क्स, इनका नाम है कार्ल मार्क्स। तो सर क्या खास बात है कार्ल मार्क्स के बात में? मैं बोला ध्यान से सुनना। कार्ल मार्क्स साहब ही है जिन्होंने दुनिया को आइडिया दिया सोशलिज्म का। सबसे पहले समझ लीजिए कि सोशलिज्म क्या है, फिर आप लोग के मन में एक सवाल आएगा कि यार ये तो इतना घटिया आइडिया है, आएगा ये क्वेश्चन। लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा कि कार्ल मार्क्स ने ऐसा आइडिया क्यों दिया था। सुनिएगा आप लोग पहले, सोशलिज्म क्या होता है। ये भी एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जहां रिसोर्सेज प्राइवेट बिजनेसमैन ओन नहीं करते, गवर्नमेंट ओन करता है। जैसे आज के डेट में चाइना का केस है, चाइना का तो आज भी वही सिचुएशन है, लोगों के पास हक नहीं है कि क्या करना डिसाइड करे, चाइनीज गवर्नमेंट मैक्सिमम एक्सटेंट तक डिसाइड करती है। तो मैं क्या बोला आप लोगों को, ओनरशिप बाय गवर्नमेंट। यहां पर जो मोटिव है सर क्या है पता है, यहां पर मोटिव है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मतलब सोसाइटी में सबका भला करना। इसीलिए एक ऐसी इकोनॉमी के अंदर ना, इसीलिए एक ऐसी इकोनॉमी के अंदर जो है स्कूल हेल्थ केयर फ्री में मिलता है, स्कूल और हेल्थ केयर फ्री में मिलता है ऐसी इकोनॉमी में। पर इस इकोनॉमी में नो फ्रीडम, नो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। मतलब आपकी मर्जी से आप काम नहीं करोगे, गवर्नमेंट आपको डिसाइड करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज द ओनली एम्प्लॉयर। गवर्नमेंट जो चाहेगा आपको वो करना पड़ेगा। और नो राइट ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आपके पास सर्टेन प्रॉपर्टी है, मान लीजिए गवर्नमेंट आपको एक क्वार्टर दिया काम करने के लिए, एक बंगलो दिया जहां पर आप काम करोगे, अगर आपके पास वो है, इसका मतलब ये बात का कोई भी टेस्टिमनी नहीं है कि आपके फ्यूचर जनरेशन, आपके बच्चों के पास भी होगा। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जब चाहे वापस ले लेगा आपसे। आप काम के थे, आपके बच्चे नालायक निकले तो, या उनको कुछ और काम मिल गया तो, नो राइट ऑफ इनहेरिटेंस। अभी याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, अभी पर्पस ये सब लिखने का केवल ये है आपको एक आइडिया देने का। हाँ सर ठीक है। तो सर आप लोग बोलोगे कि यार ऐसी इकोनॉमी में सर ठीक है, अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन सर लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, कुछ नहीं है। तो सर ऐसा इकोनॉमी का आइडिया कार्ल मार्क्स जैसा रिवॉल्यूशनरी थिंकर जिसको आप बोल रहे हो, वो क्यों दिया फिर? माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को समझना होगा, जब भी हम लोग किसी इंसान को जज करते हैं ना कि ये गधा है या स्मार्ट है, तो अपने को यह समझना चाहिए कि वो किस समय पे पैदा हुआ था। आज अगर आप लोग कार्ल मार्क्स जिस टाइम पे जी रहे थे, उस टाइम का मैं आपको बताऊं तो दैट वाज ईयर 1818 टू 1890s, 1818 से 1890। तो सर इसमें क्या खास बात था इस पीरियड में? दिस इज द एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अच्छा, कार्ल मार्क्स वाज अ जर्मन बाय द वे। हाँ, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीरियड था। इस समय फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, कैपिटलिज्म प्रमोट हो रहा था, बिजनेसमैन लोग अपना फैक्ट्री बैठा रहे थे, अपनी इंडस्ट्रीज बैठा रहे थे। हाँ सर, तो प्रॉब्लम क्या है? जब शुरुआत हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, आपको मैं बता दूं, जो लेबरर्स को हायर किया जाता था ना, उनको वेजेस तो ठीक से नहीं दिया जाता था, और 14 घंटे वर्किंग आवर्स हुआ करता था, 14 आवर्स। और मजे की बात है, आप 14 घंटा फैक्ट्री में काम कर लीजिए, फिर पता आपको क्या बोला जाता था उस समय कि 10 घंटा में तो वापस काम करना, यहीं रह जाओ, यहीं सो जाओ फैक्ट्री में, घर क्या जाओगे। और पुअर वेजेस। कार्ल मार्क्स ये देख देख के बड़े हुए। तो आप एक नेचुरल सी बात मेरे को बताइए ना, तो आप लोग एक चीज समझिए ना, कि जो इंसान ऐसा चीज देख के बड़ा होगा, वो तो प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट होगा ही। और हां, कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म का कंसेप्ट लाया, जिसका मतलब रचित आप ठीक कहते हो कि यहां पर प्राइवेट बिजनेसेस का होना नहीं है, नहीं होंगे प्राइवेट बिजनेसेस। आज की डेट पर अगर हम लोग बात करें तो कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि हार्डकोर कैपिटलिस्ट है या हार्डकोर सोशलिस्ट है, नहीं।
पर उस दौरान जो आइडिया प्रपोज किया गया था बाय कार्ल मार्क्स, वो मैं आप लोगों को बताया। अच्छा, सोशलिज्म इज व्हाट वी कॉल इट, जहां गवर्नमेंट मेनली इकोनॉमी को चलाएगा, गवर्नमेंट विल बी द ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी। अच्छा जी सर। फ्रेंड्स, ये जो थर्ड पर्सन है, ही वॉज ऑल्सो अ जर्मन, और इनका जन्म भी लगभग 1840s के आसपास हुआ था। इनका नाम क्या है सर? एडवर्ड बर्नस्टाइन। कोई किताब हमें इनके बारे में नहीं बताता, तो मैं सोचा इन्हीं के बारे में बताकर आप लोगों के साथ शुरुआत करूं, ठीक है ना। एडवर्ड बर्नस्टाइन। एडवर्ड बर्नस्टाइन एक ऐसे पीरियड में रह रहे थे ना, 1850 समझ लो टू 1930। ये जिस पीरियड में रह रहे थे एडवर्ड बर्नस्टाइन, इन्होंने देखा कि हाँ, गवर्नमेंट कंट्रोल जरूरी है। पर आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, उस समय तक एडवर्ड बर्नस्टाइन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन 1873 के बारे में पढ़ लिया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं, अमेरिकन रेवोल्यूशन 1873 के बारे में उन्होंने पढ़ लिया था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन 1879 के बारे में पढ़ लिया था। और ये दोनों रेवोल्यूशंस क्यों हुए थे? और सिर्फ इतना ही नहीं, सुनो सुनो सुनो, 1917 रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन तो चलो पहले हुए थे, 1879 के आसपास नहीं, 1783। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था 1783 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में। मैंने 1879 बोल दिया था, रिवर्स कर दिया था, 1789 में। और रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में। रशियन रेवोल्यूशन क्यों हुआ था पता आपको? रशिया के लोग जार निकोलस, जो वहां का किंग था, उससे परेशान हो गए थे। लोगों को अपना करना था, अपना आइडियाज को फॉलो करना था। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट लग रहा था। तो एडवर्ड बर्नस्टाइन एक ऐसे अजीब समय में थे जहां पर पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल भी अच्छा नहीं लगा उनको, और जहां पूरा बिजनेसेस हो वो भी उनको ठीक आइडिया नहीं लगा। तो एडवर्ड बर्नस्टाइन ने, ये भी जर्मन थे, इन्होंने आइडिया प्रपोज किया जिसको बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, जो अपना हिंदुस्तान, अपना इंडिया आज के डेट पर फॉलो करता है। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, इंडिया में ये मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल लाने वाले थे नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू। इंडिया में 1950 के दौरान ये डिसीजन लिया गया। आइडिया पहले से था मिक्स्ड इकोनॉमी का, पर 1950s में ये इंप्लीमेंट हुआ। एडवर्ड बर्नस्टाइन ने वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया इस कंसेप्ट को। ये क्या कंसेप्ट है सर? ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहां प्राइवेट बिजनेसेस और गवर्नमेंट मिलकर काम करती है इकोनॉमी में। ओनरशिप बोथ, दोनों जन ओन करेंगे। अगर कोई मुझसे पूछे यहां पे मोटिव क्या है गवर्नमेंट का, तो मैं बोलूंगा यहां पर मोटिव दोनों है। मोटिव सोशल वेलफेयर भी है साहब, प्लस प्रॉफिट भी है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पे नहीं है। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन का भी सेम, किसी किसी में है, किसी किसी में नहीं है। कुछ कुछ सिचुएशन में है, किसी किसी में नहीं है। अच्छा, अब अगर आप इंडिया में चाहते हो कि आप अपना रेलवे कंपनी खड़ा कर दो, हैं, अपना क्या गन्स का कंपनी चालू कर दो, आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो राइट नहीं है आपके पास, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं है टू दैट एक्सटेंट। तो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन और राइट ऑफ इनहेरिटेंस टू सर्टेन एक्सटेंट होते हैं यहां पर हाँ, आप लोगों को एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना है, कर लीजिए। आप लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है, कर लीजिए। बिजनेस स्टार्ट करना है लेदर का, कर लीजिए। ये दोनों टू सम एक्सटेंट मौजूद है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में तो पूरी तरह से था, सोशलिस्ट इकोनॉमी में बिल्कुल नहीं था, मिक्स्ड इकोनॉमी में थोड़ा सा है। ये है बेसिक आइडिया और बेसिक इंट्रो टू द कंसेप्ट्स ऑफ कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? दीज आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम बोल लो, या ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल बोल लो। ठीक है जी सर। हम लोग अब स्ट्रेट अवे इन तीनों इकोनॉमीज का हार्डकोर फीचर्स की तरफ चले। इन तीनों इकोनॉमीज का, मिक्स्ड, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट का हार्डकोर फीचर की तरफ चले। उसके पहले आइए आप लोगों को एक स्टोरी सुनाते हैं।
जो कि स्टोरी तो है पर वो आपको सिग्निफिकेंस दिखाएगा कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी का। स्टोरी सुनना है तो यो और नो लिखना पड़ेगा फटाफट, अगर नो लिखे तो स्टोरी नहीं सुनाएंगे, फटाफट यो और नो लिखना पड़ेगा सब कोई चैट में, कम ऑन एवरीबॉडी। Come on, everyone. Let's see. Okay. चलिए, गार्गी, अक्षिता, रचित, नुपुर, कहानी सुनने में तुम लोगों को बहुत मजा आता है नहीं? चलो ठीक है, बोले सर आप ही तो बोले बोलिए, और फिर अब आप सुना भी रहे हैं, हम लोग हाँ बोल रहे हैं तो नहीं नहीं ठीक है, चलो चलो। अब आप लोग बात को समझना, ये स्टोरी हम लेकर चलते हैं आपको जर्मनी में। अरे सर एक बात बताओ, आप जब कार्ल मार्क्स का बात किए ये भी जर्मन, एडवर्ड बर्नस्टाइन ये भी जर्मन, तो ये क्या जर्मनी में ऐसा क्या चल रहा है कि हर जो थ्योरी है, हर जो पॉलिसी है, हर जो आइडिया है वो जर्मनी में ही पैदा होते जा रहा है, कहीं और दुनिया में हो ही नहीं रहा है? मैं बोला गुड क्वेश्चन। इसका जवाब देने के लिए ही मैं ये स्टोरी लेकर आया हूं आपके सामने। ये स्टोरी है जर्मनी का बर्लिन वॉल का, ठीक है ना? इस बर्लिन वॉल की स्टोरी से आप लोगों को, मेरे को एक्चुअल में स्टोरी कम्युनिकेट नहीं करना है। अपने लोग एक चीज सोचते हैं, यार ये तो थ्योरी है, रट्टा चल रहा है इकोनॉमिक्स में, गलत। आपको दिखेगा कि कैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी एक दुनिया को, ध्यान से सुनना, एक सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दुनिया को कैसे इन्फ्लुएंस, एक कंट्री को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको ये पता चलेगा। आइए जानते हैं जर्मनी का ग्रेट बर्लिन वॉल का स्टोरी। सुनिएगा, द ग्रेट बर्लिन वॉल का स्टोरी सुनिएगा आप लोग बात को। माय डियर फ्रेंड्स, बात है 1943, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो चुका है? वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है। और साहब दो पार्टीज हैं जो लड़ रही थी, एक्सिस और अलाइड। अलाइड में आपको पता है जर्मनी, इटली और जापान था, और एक्सिस में आपका फ्रांस, अमेरिका, यूके, सोवियत यूनियन, ये लोग हो गया। एक्सिस वर्सेस अलाइड, आप लोगों को पता है ये चीज। 1943 में वॉर खत्म होता है। जब ये वॉर खत्म होता है, आप लोगों को पता है कि अमेरिकन साइड जीतती है। तो जो जर्मनी है ना, अमेरिका, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूके मिलके प्लान करते हैं कि साहब अब जर्मनी को पूरा कब्जा मार लेंगे, पूरा कब्जा कैप्चर मार लेंगे, ठीक है? तो यानी कि जो पूरा का पूरा जर्मनी है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो पूरा का पूरा जो जर्मनी है ना, वो 4 हिस्सों में बढ़ गया। वो 4 हिस्सों में बढ़ गया। ब्रॉडली बताऊं तो मैं 2 हिस्सों में ही बटा। 4 क्यों बोल रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। एक था वेस्ट जर्मनी, एक था वेस्ट जर्मनी, चिंता मत करिए, ये मैप में भी मैं दिखाऊंगा, और एक था ईस्ट जर्मनी। साहब जो ईस्ट जर्मनी वाला इलाका था ना, ईस्ट जर्मनी में अगर आप लोग को समझाऊं, इस मैप पे ध्यान दीजिए, तो इस मैप में ईस्ट जर्मनी जो है वो लगभग, आप लोग अगर समझो तो ये वाला हिस्सा हो गया, और ये वेस्ट जर्मनी का हिस्सा हो गया। समझ आया आप लोग को? जी सर, हमें समझ में आया। अब सर आप लोग समझना मामला क्या है, अब आप लोग समझना मामला क्या है। हाँ सर बताओ आप। देखो मामला ऐसा है, मैं यहां पर बीच में दीवार खड़ी कर देता हूं, रुक जाओ आप लोग। ये देखो, ठीक है? हाँ सर, अब मामला ये है कि वेस्ट जर्मनी ना, वेस्ट जर्मनी वाला हिस्सा उस समय ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता था। तो ये जो वेस्ट जर्मनी वाला हिस्सा है, ये आपस में ऑक्यूपाई कर लिया 3 कंट्रीज ने। किसने किसने? अमेरिका ने, अमेरिका, यूके, ब्रिटेन, और अपना क्या नाम है इसका, फ्रांस। ये लोग 3 ने मिलकर वेस्ट जर्मनी वाला हिस्सा आपस में बांट लिया। ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन ले लिया पूरा। ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन, यानी कि जिसको आज हम लोग यूएसएसआर या रशिया जानते हैं, वो ले लिया। एग्जैक्टली नॉट रशिया, पर अभी समझ लो सिंपल भाषा में रशिया। सोवियत यूनियन एक अलग चीज है, उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री में अभी मैं नहीं जाऊंगा। तो जो भी है सोवियत यूनियन है। अब जब जर्मनी का बंटवारा हो गया, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, ठीक है सर, क्योंकि ये अमेरिका, यूके, फ्रांस और सोवियत यूनियन, यही लोग थे एक्सिस पावर, यही जीते थे, तो आपस में बांट लिए। ईस्ट पूरा सोवियत यूनियन को मिल गया, वेस्ट अमेरिका, यूके और फ्रांस आपस में बांट लेते।
इंटरेस्टिंग मामला कब होता है? जर्मनी का कैपिटल। गेम इंटरेस्टिंग होता है जर्मनी का कैपिटल में, जिसका नाम है बर्लिन। अब सर जो बर्लिन है वो किसका हिस्सा है? वो ईस्ट जर्मनी में पड़ रहा है। अगर आप लोग यहां पर डायग्राम में देख सकते हो, ये रहा बर्लिन। हाँ सर, दिख रहा हम लोगों को। अब बर्लिन के केस में क्या हुआ, ये डिसीजन लिया गया था बिटवीन द कंट्रीज कि बर्लिन का भी बंटवारा होगा, क्योंकि बर्लिन इज अ कैपिटल। भले ही पूरा का पूरा ईस्ट जर्मनी मिल गया हो सोवियत यूनियन को, पर जो बर्लिन है सोवियत यूनियन के हिस्से के अंदर, उसका बंटवारा होगा, बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉइंट। ठीक है, कोई मना नहीं किया, बंटवारा हुआ 43 में। तो बर्लिन दो पार्ट्स में बढ़ गया। बर्लिन जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो दो पार्ट्स में बढ़ गया। आइए मैं आपको अब दिखाता हूं, ये बर्लिन का इलाका। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बर्लिन का इलाका, ये बर्लिन है ना। ये जो इलाका है ये भी दो हिस्सों में बढ़ गया, वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन। जो वेस्ट बर्लिन वाला इलाका है, ये जो इलाका है, ये मिल गया था अमेरिका, फ्रांस और यूके को। ठीक है, और ये जो ईस्ट बर्लिन वाला है वो सोवियत यूनियन के अंदर रह गया। ठीक है, अब क्या होता है आगे, गेम समझना आप लोग। दो चीजें, दो बंटवारा आपको दिखना चाहिए सर। एक तो जर्मनी ही दो पार्ट्स में बढ़ गया, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी साहब। और एक जर्मनी का कैपिटल जो ईस्ट जर्मनी के अंदर है, वो भी दो पार्ट्स में बढ़ गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं जब बोल रहा हूं वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी दो पार्ट्स में बढ़ गया ना, तो ऐसा नहीं है कि 1943 में कोई लड़ाई था कि वेस्ट के लोग ईस्ट में नहीं, ईस्ट के लोग वेस्ट में नहीं। नहीं, कोई पिक्चर वेस्ट में लगी हुई है तो ईस्ट के लोग जाते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से जाना, ट्रेवल होता था। कुछ लोग ईस्ट से अपने मर्जी के अनुसार वेस्ट में रहने जाते थे, मतलब अपना परमानेंट सेटलमेंट वहां कर लेते थे वेस्ट में। ईस्ट जर्मनी की जो सरकार थी सोवियत यूनियन की 1960s में, उसका माथा तो तब खराब होता है जब वो देखता है कि ऐसे चलते चलते ईस्ट जर्मनी का 20% पॉपुलेशन ही वेस्ट जर्मनी चला गया। ईस्ट जर्मनी का 20% पॉपुलेशन, जस्ट इमेजिन, 20% पॉपुलेशन जो है वो वेस्ट जर्मनी चला गया। मजे की बात है, वेस्ट से ईस्ट कोई नहीं आया, ईस्ट से वेस्ट 20% लोग चले गए हैं। सर ऐसा क्या खराब था? क्योंकि ईस्ट जर्मनी को गवर्न कर रहा था सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन फॉलो करता था सोशलिस्ट सिस्टम, जिसको अभी आप लोगों को क्लास में बताएं। सोशलिज्म के अंदर ईस्ट जर्मनी के लोगों को फ्री में हेल्थ केयर है, फ्री में स्कूल्स, वो तो मिल जाता था, पर नौकरियां नहीं मिलती थी, क्योंकि गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ज्यादा एक्टिव नहीं थी। ठीक है, जब सरकार चल रहा है, कंट्री चल रहा है, चलने दो, ऐसे मैनेज होता था। पर वहीं पर वेस्ट जर्मनी जो होती थी, मैं अभी बर्लिन की बात नहीं कर रहा, जर्मनी की बात कर रहा हूं, वेस्ट जर्मनी का जो हिस्सा है, हाँ, जो वेस्ट जर्मनी का हिस्सा है, वहां पर अमेरिका, फ्रांस और यूके मिलके क्या फार डेवलपमेंट कर रहे थे। ऐसा डेवलपमेंट कोई देख नहीं सके, पहले देखा नहीं हो, क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी अमेरिका, फ्रांस और यूके। प्रॉफिट बिजनेसेस सेटल हो रहे थे। वेस्ट जर्मनी में लोगों के पास नौकरियां भी है, पैसे भी है, सब कुछ है। ईस्ट जर्मनी में नहीं है, तो लोग चलते गए चलते गए चलते गए, 1960s में माथा खराब हो गया कि यार 20% संख्या ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी चला गया। अरे आप लोग को मैं बताऊं, उस समय का वीडियो रिकॉर्डिंग्स है जो जहां के लोग बताते हैं कि ईस्ट से वेस्ट जर्मनी जब वो लोग गए तो उनको पहली बार पता चला कि दुनिया में बर्गर नाम का कुछ होता है। बताओ, बर्गर नाम का या मैगडी नाम का कुछ होता है, वो पहली बार उनको पता चलता है। ईस्ट जर्मनी का कंडीशन सोचो एक बार। तो जब ये ईस्ट से वेस्ट का हालत देखे ना, तब उस समय के यूएसएसआर के कंट्रोलर थे, प्रेसिडेंट बोल लो, निकिता क्रुशेव। निकिता क्रुशेव जाके मिलते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट से और बोलते हैं, प्रेसिडेंट साहब एक काम करो, ये जो बर्लिन है ये तो हमारे कंट्रोल में दे दो, क्योंकि ईस्ट जर्मनी का हिस्सा है। तो भाई सीधा सा बात है, अमेरिका है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को बोल रहा है, क्या बात करते हो, वो देगा? अमेरिकन प्रेसिडेंट साफ मना कर दिया। तब मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया, क्योंकि यूएसएसआर की सरकार को लग रहा था हमारे पास से सब उधर भाग रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, बर्लिन के अंदर, क्योंकि बर्लिन भी डिवाइडेड था ईस्ट और वेस्ट बर्लिन में, एक बर्लिन वॉल खड़ा कर दिया। 1960s बर्लिन वॉल खड़ा हो गया। अब जब बर्लिन वॉल खड़ा हो गया ना,
तो गवर्नमेंट क्या करके माथा लगा रही थी पता है? गवर्नमेंट माथा इस चीज पर लगा रही थी कि कैसे ईस्ट बर्लिन के लोग जो यूएसएसआर के कंट्रोल में है, ईस्ट बर्लिन, कैसे उनको वेस्ट बर्लिन में जाने से रोके, जो कि अमेरिका, फ्रांस, यूके के कंट्रोल में था। अच्छा, एक और बात आपको मैं बता दूं, अमेरिका, फ्रांस और यूके ने बाद में यह अग्रीमेंट भी कर लिया कि ये जो जर्मनी, वेस्ट जर्मनी जो डिवाइडेड था वो डिवाइडेड नहीं रहेगा, इसको एक बना देते हैं ना, लेट इट बी वेस्ट जर्मनी होगी। तो अब जर्मनी 4 भाग में नहीं 2 भाग में बटा हुआ था, वेस्ट और ईस्ट जर्मनी। तो ये समझ लीजिएगा, क्योंकि यूएसएसआर जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए रेडी नहीं था। यूएसएसआर बोलता था ईस्ट जर्मनी मेरा, वेस्ट जर्मनी तुम लोग रखो। अब बर्लिन में यूएसएसआर क्या कर रहा था, यूएसएसआर का सरकार, कि बर्लिन का जो वॉल है वो क्रिएट कर दिया, जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह भाग नहीं सके, एक जगह से दूसरी जगह लोग भाग नहीं सके। बहुत सारे केसेस हैं, लोग अपना वेदर बैलून बनाने लगे कि उड़ते थे यहां से और गिरते थे वहां जाके। सिक्योरिटी टाइट होते गया, सिक्योरिटी टाइट होते गया। फिर ऐसा इंस्टेंस या ऐसा वीडियो सामने आया, 1980s की बात कर रहा हूं मैं, जहां दिख रहा था कि जिनका घर ईस्ट बर्लिन के बॉर्डर के बगल में है ना, मतलब मान लो ये बॉर्डर है तो यहां पर आसपास घर है ना, वो लोग छलांग मार रहे हैं और वेस्ट बर्लिन में सीधा जाके कूद रहे हैं। लोग 3-3 तल्ला से कूदने को तैयार थे टू रीच वेस्ट बर्लिन। आप लोग एक बार सुनिए, दर्द सुनिए कि क्या हालत हुआ होगा ईस्ट बर्लिन का, क्या हालत हुआ होगा उस तरीका का सोशलिस्ट इकोनॉमी का, कि लोग जान जोखिम में डालने को तैयार थे। मैक्सिमम लोग कूदते थे, डेथ हो जाता था या इंजर्ड हो जाते थे परमानेंटली, पर उनको चलता था वो। आप लोग एक बार सोच के देख लीजिए जिस डेप्थ की मैं बात कर रहा हूं। फिर ग्रेजुअली जर्मनी के अंदर, यानी कि आई शुड से ईस्ट जर्मनी के अंदर जो सरकार थी वो बदली, मतलब यूएसएसआर की गवर्नमेंट भी बदली, ठीक है ना, और यहां पर ईस्ट जर्मनी की सरकार भी ओवरऑल बदली। और ये जो सरकार ओवरऑल चेंज हुई ना, तो वो बोली कि हाँ, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बर्लिन डिवाइडेड नहीं रहना चाहिए, बर्लिन वॉल उतार दो। 1989 बर्लिन वॉल गिरता है, पूरा बर्लिन यूनिफाई होता है। सिमिलरली वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी यूनिफाई होता है एंड जर्मनी बिकम्स अ सिंगल कंट्री। इससे क्या समझ में आया आपको? सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मॉडल बेस्ट है, नहीं, पर मेरे स्टोरी से आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का लड़ाई हो रहा है तो उस इकोनॉमी को चला कैसे रहे हैं गवर्नमेंट। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट चला रही है पर अच्छा नहीं चलाई, इसीलिए लोग कैपिटलिस्ट के अंदर घुसे। ये था बैकड्रॉप ऑफ द स्टोरी, समझ में आया? एंड देन द बर्लिन वॉल फेल 1989 एंड फिर जर्मनी भी पूरा एक हो गया और बर्लिन वॉल भी खत्म। अच्छा, तो सर ये मामला है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्लियर है सर। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं विद दिस स्टोरी, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा, मतलब ऐसा ऐसा कंट्रीज का हालत रह चुका है या इतिहास ऐसा रह चुका है कंट्रीज का। एग्जैक्टली ये बताना जरूरी था जिससे आपको पता चले कि इसका रियल लाइफ में भी क्या इंप्लीकेशंस हैं। आइए अब हम लोग चालू करते हैं हमारा एक एक करके डिस्कशन। हर जगह, हर इकोनॉमिक सिस्टम, चाहे कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म हो या मिक्स्ड हो, आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? 3 बातें, उनका फीचर्स, उनका मेरिट्स और उनका डिमेरिट्स। ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। आइए मैं फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करता हूं ये डिस्कशन को। कम ऑन। मेरिट्स के पहले हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक आइडिया। अब आई एम श्योर कि ऑल माय फ्रेंड्स यू ऑलरेडी हैव द बेसिक आइडिया व्हिच आई एम ट्राइंग टू गिव यू। हाँ, आइए अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इस स्लाइड में बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स का। सबका मेरिट्स, डिमेरिट्स और फीचर्स अपने को पढ़ना पड़ेगा। फीचर सच नहीं आता, मेरिट्स और डिमेरिट्स आता है, पर जिसको फीचर समझ में आ गया ना, उसको ओवरऑल पिक्चर समझ में आ गया। ठीक है ना? ओके, तो सर चलिए बातचीत को स्टार्ट करिए। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर है वो है प्राइवेट ओनरशिप। क्या फीचर है सर? सर जी प्राइवेट ओनरशिप फीचर है इसका सबसे पहला। मतलब जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर को कौन हायर करेगा? प्राइवेट बिजनेसमैन। लैंड कौन ओन करेगा? प्राइवेट बिजनेसमैन। मशीन की ओनरशिप किसके पास? प्राइवेट बिजनेसमैन। तो यहां यही मैं बता रहा हूं, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन are owned and controlled
बाई प्राइवेट, अच्छा, बाई प्राइवेट बिजनेसमैन, है ना, बाई प्राइवेट बिजनेसमैन, सर समझ में आया, बाई प्राइवेट बिजनेसेस, दे डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। मतलब प्राइवेट बिजनेसमैन डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करें एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या मशीन ओरिएंटेड टेक्निक यूज करें, ये सारी बातें। तो प्राइवेट ओनरशिप इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो था पहला प्रॉपर्टी जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपसे बात कर ली है। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, अगेन अंडर द सेम हेड, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ही। पहला था प्राइवेट ओनरशिप, आप लोगों को समझ में आ गया, आई एम क्वाइट श्योर। फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू द सेकंड वन। प्राइवेट ओनरशिप के साथ साथ यहां पर देखा गया है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड ऑक्यूपेशन। एंटरप्राइज एंड ऑक्यूपेशन एक ही बात हो गया, ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूं। मतलब यहां पर जैसा कि मैंने ऊपर में आपको बताया कि अच्छा, इसका ना हेड्स याद रखना, एक्सप्लेनेशन अपना फोकस करना, है ना। ईच पीपल, ईच पर्सन हैज द राइट टू डिसाइड व्हाट ही और शी वांट्स टू डू और परस्यू। अब कोई ये नहीं बोल सकता कि सर हम ड्रग्स बिक्री करेगा, नहीं, इट शुड नॉट बी इलीगल ऑब्वियसली। तो ईच पर्सन has the right to decide, each person has the right to decide, एकदम एकदम यहां पर यही लिखा हुआ है, each person has the right to decide about the occupation or the work they want to do। कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आराम से याद रखना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी नहीं जहां सरकार ही नहीं हो, गलत। सरकार है पर सरकार रेगुलेटरी रोल प्ले कर रही है। कोई अगर इकोनॉमी में खराब कर रहा है या इकोनॉमी को खराब कर रहा है तो गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी, अदरवाइज गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनीथिंग। अच्छा, तो सर ये बात है, जी हाँ बिल्कुल ये बात है। तीसरी बात है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। इस इकोनॉमी का ये खास बात है कि प्रॉपर्टी ओन्ड कैन बी ट्रांसफर्ड टू फ्यूचर generations without any barrier। और मेरे को राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, आप लोगों को याद आता है कि नहीं बताना, हिस्ट्री में आप लोगों का एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें पहला हेड था एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। याद आ रहा है आप लोगों को, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, क्लास 10 चैप्टर 1 रिवोल्ट ऑफ 1857, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस, जिसमें पॉइंट नंबर 2 था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके अगेंस्ट रानी लक्ष्मीबाई खड़ी थी। वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यही तो था कि अगर किसी का अपना बच्चा नहीं है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो ब्रिटिश सरकार को चला जाएगा, और तभी रिवोल्ट हुआ था। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यही फायदा है कि यहां पे राइट ऑफ इनहेरिटेंस है। ये तो जो रानी लक्ष्मीबाई का मैं एग्जांपल लिया, मेरे को याद आ गया था तो मैं शेयर किया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो सेकंड और थर्ड तो यहां हो गया राइट ऑफ इनहेरिटेंस। फ्रेंड्स, अगर अपने मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, फ्रेंड्स अगर अपने लोग मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, तो ये जो इकोनॉमी है इसका खास बात है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस in this economy is largely to generate profit।
और प्रॉफिट जनरेट करना मेन ऑब्जेक्टिव है, एंड नॉट सो मच एज सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर जितना ये है। और माय डियर फ्रेंड्स, एक पॉइंट और, फिफ्थ पॉइंट जो फीचर है, मेरा मानना है सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसको मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इस वजह से मैं फिफ्थ पे जानबूझ के रखा हूं कि यहां पर ना प्राइस मैकेनिज्म ऑपरेट करता है। अब सर ये प्राइस मैकेनिज्म क्या हुआ? क्वेश्चन है आप लोगों का, सर ये प्राइस मैकेनिज्म क्या हुआ? ये किस चिड़िया का नाम है? प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है फ्रेंड्स, एंड ध्यान से सुनेंगे आप लोग, प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है कि यहां पर प्रोडक्ट किस प्राइस पे सेल होगा। आप लोग बोले अरे सर ये इकोनॉमी में तो बिजनेसमैन होते हैं, तो बिजनेसमैन को डिसाइड करना चाहिए। मैं बोला बात सही है, बिजनेसमैन प्राइस पर आते हैं, बट ओनली आफ्टर दे सी कि इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई का क्या पोजीशन है। सर इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करिए प्लीज एग्जांपल से, समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला ओके, इधर देखो, ठीक है, ये देखो, ये एग्जांपल आप लोग देखो, सब चीज क्लियर हो जाएगा एकदम। यहां प्राइस में लिखा, ठीक है, यहां में क्वांटिटी डिमांडेड लिखा, यहां में क्वांटिटी सप्लाइड लिखा। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए, यहां इसको आप लोगों को लिखने का दरकार नहीं है, इसको आप लोगों को ना लिखने का दरकार नहीं है सच। सुनना आप लोग बात को, सुनना आप लोग बात को। मान लो प्राइस 10 रुपीज है, 20 रुपीज है, 30 रुपीज है। आज आप लोग समझो, अगर सामान महंगा होते जाएगा तो लोग कम डिमांड करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि महंगी चीज हम लोग कम खरीदते हैं। तो मान लो पहले था 500 यूनिट डिमांड, जब प्राइस बढ़ा तो 400 हो गया, 300 हो गया। ये हो गया डिमांड के परस्पेक्टिव से। सुनना आप लोग बात को। पर अगर आप लोग सप्लाई की परस्पेक्टिव को सोचो, तो आप लोग देखोगे कि एक सप्लायर को तो तब मजा आता है जब प्राइस बढ़े, क्योंकि तब उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो मान लो जब प्राइस 10 रुपया थे, तब सप्लायर लोग सिर्फ 200 यूनिट सप्लाई कर रहे थे। जब प्राइस 20 रुपया हुआ तो सप्लायर लोग 400 यूनिट सप्लाई करने को रेडी थे, और जब प्राइस 30 रुपीज हुआ तो सप्लायर लोग 500 यूनिट सप्लाई करने को रेडी हुए। आप लोग समझना, जब प्राइस 20 रुपीज है, जब प्राइस 20 रुपीज है, तब डिमांड एंड सप्लाई, तब डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। तो मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बाजार में जो प्राइस बिकेगा, जिस प्राइस पर वो प्रोडक्ट बिकेगा, वो होगा 20 रुपीज। ओह, तो प्राइस मैकेनिज्म का सर अब आप एक्सप्लेनेशन भी तो लिख कर दिखाइए। मैं बोला हाँ सुनिए, इट मींस दैट, हाँ यहां पर जो है आप लोग अपने मन से मत लिखना, जो मैं लिख रहा हूं या जो मैं बता रहा हूं वो लिखना। इट मींस दैट मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई enable decision making. Here the price level at which quantity demanded is equals to quantity supplied is the price that will prevail in the market. इसको अगर मेरे को आपको दिखाना है ना, दैट विल प्रिवेल इन द मार्केट, तो मैं आप लोगों को एक और चीज दिखा सकता हूं, ग्राफ, जो आप लोग भी बनाइएगा तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा। देखिए, हालांकि हम लोग का क्लास 12 में एक चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई नाम से, ठीक है ना, उधर हम लोग डिस्कशन डिटेल में करेंगे। पर अभी के लिए आप लोग एक बात को समझ लीजिए कि जब भी प्राइस यहां लिखा हुआ मान लीजिए, और क्वांटिटी यहां लिखा हुआ है, ठीक है, क्वांटिटी यहां लिखा हुआ है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में जो डिमांड कर्व होता है ना, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी घटता है। और अगर क्वांटिटी सप्लाइड की बात करें, ये तो हो गया क्वांटिटी डिमांडेड, ये डिमांड कर्व दिखा रहा है। और अगर सप्लाई की बात करें तो सप्लाई होता है अपवर्ड स्लोप। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है। ये बात आप लोग अभी मान लो, इसका डिस्कशन पे हम नहीं घुसते हैं डिमांड और सप्लाई 12 में, पर आप लोग समझना। तो जिस लेवल पर, जैसा कि आप लोगों को यहां दिख रहा है, इस लेवल पर जहां पे मैं व्हाइट मार्क किया हूं, उस लेवल पर प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, ये प्राइस बाजार में चलेगा और ये प्राइस बाजार में डोमिनेट करेगा।
तो सर हम लोग क्या एग्जाम में ये वाला लिख कर आ सकते हैं, ये वाला ग्राफ बना के आ सकते हैं? अरे बना के आना एडवाइजेबल है। और ये हो गया ई इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो इन द गिवन एग्जांपल, प्राइस P1 इज द डिसाइडेड प्राइस, मतलब बाजार में जो प्रोडक्ट है वो इस प्राइस पे बिकेगा। ये होता है प्राइस मैकेनिज्म। दोस्तों प्राइस मैकेनिज्म इतना खतरनाक क्वेश्चन है ना कि ये आप लोगों को ना ऐसे भी पूछ सकता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। मतलब वो व्हाट फीचर इज फॉलोड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्या तो सीधा प्राइस मैकेनिज्म बोल देगा या बोल देगा व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म। इन दोनों केसेस में आप लोगों को ये वाला आंसर लिखना पड़ेगा। जो मैंने लिखा है वो क्रूशियल पॉइंट्स लिखा है, बकवास में एक भी ऐड नहीं किया। फ्रेंड्स सभी को प्राइस मैकेनिज्म समझ में आया है क्या? हाँ या ना बोलना पड़ेगा, यो और नो एवरीवन, कम ऑन फटाफट रिस्पॉन्ड करेंगे, कम ऑन। ओके सभी को समझ में आया ऐसा लग रहा है मेरे को। किसी को अगर नहीं आया तो पूछ लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। एक बार आप लोगों का कंफर्मेशन आ सकता है। अक्षिता, नुपुर, रचित, स्वराज, इन सबका तो क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं इन लोग को, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को तो लेट मी मूव इनटू द फर्दर डेप्थ्स ऑफ डिस्कशन, ठीक है। अब अगर मुझे कोई बोले कि सर मेरिट्स बताओ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, फीचर हो गया सर, फीचर में ही आप लोगों को कितना मेरिट्स मिल गया होगा, कम ऑन यार, ठीक है ना। अच्छा एक और फीचर जो है मुझे इट स्ट्राइक्स मी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, या उस फीचर को मेरिट्स में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। आफ्टर ऑल मेहनत तो कम ही करना अपने को पसंद है ना। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बातचीत करते हैं अब अपने लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है फीचर्स, ये हम लोगों ने अभी फीचर्स कवर किया, ठीक है। फीचर्स को मैं बोल देता हूं ए। अब जो पार्ट बी आ गया ना, यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपसे मेरिट्स, ठीक है ना। मेरिट्स में भी मैं पॉइंट्स कवर कर दूंगा जो आप फीचर में लिख सकते हो, ठीक है। देखो मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यार आप लोगों को सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए जो क्लियर कट मेरिट्स है, मतलब जिसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि सर ये क्यों एक मेरिट है, वो है सबसे पहले तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस। क्योंकि सबके पास राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, तो जिसको जो मर्जी वो अपने पेरेंट्स फ्यूचर जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन है, जिसको जो काम करना है वो कर सकता है। सर ये तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताए थे, इसीलिए मैंने मेरिट्स में पहला 2 पॉइंट यही लिख दिया, जिससे मुझे दोबारा इनके बारे में लिखने का जरूरत नहीं पड़े। आप लोग इसको इलेबोरेट भी कर सकते हो इफ यू वांट टू, एंड एडवाइजेबल है कि इलेबोरेट करिए। पॉइंट नंबर 3 पर अब हम आते हैं। पॉइंट नंबर 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, विच इज इंसेंटिव टू वर्क हार्ड। इंसेंटिव टू वर्क हार्ड, सर समझ नहीं आया मुझे हम लोगों को। मैं बोला देखो इंसेंटिव टू वर्क हार्ड का मतलब है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो आप बिजनेस चला रहे होते हो ना, वो आप खुद के लिए चला रहे होते हो, वो आप खुद के लिए चला रहे होते हो। अगर आप खराब किए तो नुकसान आपका, फायदा किए तो पूरा फायदा आपका। ये चीज सोशलिस्ट इकोनॉमी में नहीं है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, लोगों का सैलरी फिक्स्ड है, गवर्नमेंट नौकरी पे रख दिया, सैलरी फिक्स कर दिया। अब बैठा हूं मैं काम करूं या नहीं करूं, मेरा सैलरी अगर फिक्स्ड है तो मैं क्यों मोटिवेटेड रहूंगा ज्यादा काम करने के लिए। और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मैं जितना मेहनत करूंगा, जितना बेहतर डिलीवर करूंगा, उतना बेहतर मेरे को रिजल्ट्स मिलेगा, उतना बेहतर मेरा फाइनेंसेस होगा। तो इंसेंटिव टू वर्क हार्ड, यहां पर ये लिखेंगे अपने लोग, सिंस द एंटायर सिंस द एंटायर प्रॉफिट और लॉस
is to be borne by producers, comma, they are motivated to work harder and deliver better. ये है, ये हो गया पॉइंट नंबर 3। मतलब 3 मेरिट्स तो यहां हो गए आपके पास। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 4 कोई और मेरिट आप बता सकते हो? मैं बोला एब्सोल्युटली यस। कंज्यूमर के पास एक चीज है जो कहीं और नहीं है, वो है बेनिफिट ऑफ चॉइस या फ्रीडम ऑफ चॉइस। आज आप एक चीज समझिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब कंपीट कर रहे हैं आपस में। अब क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब कंपीट कर रहे हैं आपस में ना, तो हर कोई कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस देना चाह रहा है। तो कस्टमर के लिए फायदा क्या है ना, कि दे हैव अ वाइड अपॉर्चुनिटी जिसमें से वो लोग चूज कर सके प्रोडक्ट्स को। बेनिफिट ऑफ चॉइस को आप लोग चाहो तो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट का नाम बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है, ठीक है ना। हियर सीधा सा बात है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, हियर मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर इज द किंग। दे कैन चूज फ्रॉम वाइड नंबर ऑफ ऑप्शंस available to them and decide on the, they can choose from wide number of options available to them and टेक डिसीजन रिगार्डिंग परचेज। मतलब अपना परचेज से रिलेटेड लोग डिसीजन ले सकते हैं, एंड टेक डिसीजन रिगार्डिंग परचेज। ये कस्टमर के पास फायदा है जो कहीं और नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया माय डियर फ्रेंड्स 4 मेरिट्स जो एक व्हाट शुड आई से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर है। सर और भी कोई मेरिट है क्या? मैं बोल रहा हूं बहुत है। पांचवा मेरिट बताइए सर आप। पांचवा मेरिट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप समझो, आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बिजनेसमैन का प्राइमरी फंडा है प्रॉफिट। उनको पता है कि अगर रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा तो उनका ही लॉस है। सो देयर फॉर इकोनॉमी का रिसोर्सेज आर ऑल्सो यूटिलाइज इन अ वे बेटर तरीका, वे बेटर मैनर। द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड in a better way due to fear of loss and wastage in the capitalists। इस लॉस और वेस्टेज की वजह से ना रिसोर्सेज जो है वो बेहतर इस्तेमाल हो सकते हैं। आप लोगों को मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। मेरे को भी एक एग्जांपल याद आ रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। नेपाल एक फैक्ट्री है, नेपाल में थी, अभी भी है। एक फैक्ट्री थी नेपाल में जो राइस से रिलेटेड और व्हीट से रिलेटेड कुछ काम कर रही थी, आटा से रिलेटेड। तो उसके मशीन से ना एक वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा था और लार्ज क्वांटिटी में निकल रहा था। अब जो वहां का बिजनेसमैन है वो सोचा, यार ये आटा या मैदा को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बर्बादी भी नहीं हो। आपको मैं बता दूं, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट डिस्चार्ज हुआ ना, वो रूप लिया वाई वाई का। सोचिए, एक वेस्ट प्रोडक्ट वाई वाई बन गया। हाँ, वाई वाई नूडल्स का बात कर रहे हैं विद छोटा मोटा एड एंड लेस। तो सोचिए वो एक अलग प्रोडक्ट बन गया जस्ट विद सम एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस। ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मैजिक, इनोवेशन लेकर आता है वो। पॉइंट नंबर 6 में आप लोग लिख सकते हो, ब्रिंग्स इन इनोवेशन। क्योंकि लोग नए आइडियाज लेकर आते हैं, बिकॉज इट विल रिजल्ट इन बेटर प्रॉफिट फॉर देम। न्यू आइडियाज एक्सप्लेन करिए आप लोग। माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक सभी को क्लियर है क्या? यो और नो एवरीवन। ये थे कुछ मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सर सभी को क्लियर है क्या? यो और नो फटाफट बोलेंगे आप लोग फ्रेंड्स, कम ऑन।
ओके अक्षिता, अक्षिता का रिस्पॉन्स आ गया, ऑल राइट। व्हाट अबाउट अदर फ्रेंड्स, कम ऑन रिस्पॉन्ड फास्ट। सो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा क्या? व्हाट वी हैव बेसिकली अंडरस्टूड इज द थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। तीनों के बारे में थोड़ी सी बातें जाने। हम लोग जाने कि इकोनॉमिक सिस्टम्स को या इकोनॉमी को दो तरीके से बांटा जा सकता है, डेवलपमेंट स्टेज और स्टेट और ओनरशिप के बेसिस पर। इन सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया। ओनरशिप के बेसिस पर भी फिर हम लोगों ने बात किया कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। फीचर्स और मेरिट्स पढ़ा हम लोगों ने कैपिटलिस्ट का। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट करेंगे एंड वी विल मूव ऑन टू द डिस्कशन ऑन सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अंटिल देन बाय बाय एवरीवन।